हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रोटीन की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। अब तो हमने देखा था प्रोटीन का वर्गीकरण, तो अभी हम प्रोटीन की संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं आज। तो देखिए, जो प्रोटीन की संरचना होती है जटिल और त्रिविमीय होती है। इसकी संरचना को स्पष्ट करने के लिए इसे 4 प्रकार भागों में बांटा गया। पहला, प्राथमिक संरचना। तो देखिए, जो प्राथमिक संरचना होती है उसमें एक या एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड पाया जाता है। जैसे इस आप देख रहे हैं, जुड़े हैं एक दूसरे से। पॉलीपेप्टाइड में कई अल्फा अमीनो एसिड तथा अल्फा अमीनो एसिड एक निश्चित विशिष्ट क्रम को ही प्रोटीन की प्राथमिक। जैसे इस प्रकार से देखिए, ये कीटोन ग्रुप, फिर नाइट्रोजन ग्रुप, फिर एल्किल ग्रुप, फिर कीटोन ग्रुप, फिर नाइट्रोजन ग्रुप, फिर एल्किल ग्रुप, फिर कीटोन ग्रुप। तो इस प्रकार से ये अगर देखा जाए इनको फिगर के रूप में, तो ये इस प्रकार से एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ी रहती है और ये प्राथमिक संरचना होती है। प्रोटीन की जो प्राथमिक संरचना को इस मंत्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में अल्फा अमीनो एसिड के अनुक्रम के परिवर्तन से उनके जैविक गुणों में परिवर्तन आ जाता है और रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन का वाहक होता है। इसमें 574 अल्फा अमीनो एसिड की इकाइयाँ होती हैं। समान हीमोग्लोबिन में ग्लूटामिक अम्ल के स्थान पर विलीन होने से दोषयुक्त हीमोग्लोबिन प्राप्त हो जाता है। यह दोषयुक्त हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के वाहक का कार्य नहीं करता, जिसके कारण से सिकल सेल एनीमिया नामक रोग हो जाता है और दोषयुक्त हीमोग्लोबिन में आरबीसी हंसी के आकार जैसा हो जाता है। मतलब बच्चों को अगर ये रोग होता है तो इसका मतलब क्या है, जो मतलब हीमोग्लोबिन है वो ग्लोमेटिक वो वैलिड होने से ऐसा होता है जब वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता, जिसके कारण से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। और इसमें आरबीसी जो होता है वो हंसी के आकार मतलब ऐसे बेड टाइप हो जाता है। अब यहाँ देखते हैं प्रोटीन की द्वितीयक संरचना। देखिए, प्रोटीन के जो पॉलीपेप्टाइड की लंबी श्रृंखला होती है वो लचीली और वैलित होकर दृढ़ विन्यास देती है, जिसे प्रोटीन की द्वितीयक संरचना कहते हैं। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना में कार्बन नाइट्रोजन परमाणु के कीटोन और एनएच मध्य की आंशिक द्विबंध बनने से इसमें दृढ़ता उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से देखिए, पोलराइजेशन होता है, कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में जाता है और यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन के बीच में पोलराइजेशन होता है। नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन में निगेटिव चार्ज। पेप्टाइड मध्य अनुनाद के कारण कार्बन नाइट्रोजन मध्य में आंशिक द्विबंध आ जाता है। पेप्टाइड मध्य में आंशिक द्विबंध के कारण एमाइड भाग समतलीय और दृढ़ होता है। मतलब एनएच जो भाग होता है ये वाला पार्ट। अर्थात पेप्टाइड श्रृंखला में कोई मुक्त घूर्णन होता है। पेप्टाइड श्रृंखला का मुक्त घूर्णन अल्फा कार्बन से पेप्टाइड बंध को जोड़ने वाले बंधों को चारों ओर से हो सकता है। चित्र में प्रदर्शित फाई और साई कोण को रामचंद्रन कोण कहते हैं, जो भारतीय जैव वैज्ञानिक है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं, जो सी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच सी और एच के कार्बन और एल्किल ग्रुप के मध्य बंधन फाई और साई को रामचंद्रन कोण कहते हैं। पेप्टाइड बंध में जो कार्बन और नाइट्रोजन है के मध्य जो आंशिक द्विबंध बनने से प्रोटीन की द्वितीय संरचना मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। मतलब एक के बीच में जो आंशिक द्विबंध बनता है, यहाँ पे ये डॉटेड लाइन होनी चाहिए, हमने डॉटेड नहीं किया। आप लोग जब ये स्ट्रक्चर बनाएगा तो ये लाइन डॉटेड रहेगी, इसका मतलब आंशिक द्विबंध। देखिए, इसमें हमने डॉटेड दिखाई, इसमें लेकिन नहीं। इस प्रकार से 2 होता है। पहला होता है अल्फा हेलिक्स संरचना, या उसी को अल्फा कुंडली संरचना मतलब अल्फा के आकार का होता है। और दूसरा बीटा परत संरचना या बीटा शीट संरचना। यहाँ देखते हैं अल्फा कुंडली संरचना, जिसको इंग्लिश में अल्फा हेलिक्स संरचना कहते हैं। तो देखिए, अल्फा कुंडली संरचना का निर्माण कैसे होता है। जब कोई एल्किल मूलक का आकार बड़ा होता है तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो होती है अल्फा हेलिक्स संरचना को प्राप्त करती है और इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के पहले अमीनो अम्ल के कीटोन के ऑक्सीजन परमाणु तथा उसी श्रृंखला के चौथे अमीनो अम्ल के NH हाइड्रोजन परमाणु के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है, जिससे वह अल्फा कुंडली संरचना को प्राप्त करता है। इस संरचना से प्रोटीन लचीली होती है, जिसे खींचने पर स्प्रिंग समान बढ़ जाता है और ऐसी स्थिति में हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं और इसके बाद पुनः हाइड्रोजन बंध बनने पर वह अपने प्रारंभिक संरचना को प्राप्त कर लेता है। अल्फा कुंडली संरचना बाल, नाखून, ऊन, पेशियों में तथा रुधिर में प्रोटीन में पाई जाती है। इसके हम स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो देखिए, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से, तो आप इसको जब बनाइएगा तो इस तरह से बनाइएगा। इधर आप एक लाइन खींच लेंगे, ये दोनों पार्ट तीनों पार्ट इक्वल है, लेकिन ये हल्का सा इस सिरे से ये सिरा बड़ा तो को बनाने में आराम होगा। तो देखिए, कीटोन ग्रुप से ये हाइड्रोजन बंध जुड़ा हुआ और फिर इस अगले कीटोन ग्रुप से ये हाइड्रोजन बंध जुड़ा हुआ। तो जब ये हाइड्रोजन जिसको खींचते तो हाइड्रोजन बंध टूट जाता है और पुनः ये बनते हैं जब, तो ये अपनी पुनः संरचना को प्राप्त करता है। इस प्रकार से प्रोटीन की कुंडली संरचना आप देख रहे हो। कीटोन ग्रुप का ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन बंध से हाइड्रोजन बंध का निर्माण
किया हुआ है इस प्रकार से। अब यहाँ देखते हैं बीटा पर संरचना है बीटा सीटी स्ट्रक्चर। जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के एल्किल मूलक का आकार छोटा होता है, बीटा पर संरचना में क्या होगा, एल्किल मूलक का आकार छोटा होगा, तो ऐसी स्थिति में श्रृंखला टेढ़ी मेढ़ी रूप में हो जाती है। और इसे पॉलीपेप्टाइड के एक श्रृंखला के कीटोन के रेशियो के ऑक्सीजन परमाणु तथा पॉलीपेप्टाइड की दूसरी श्रृंखला के एरियस परमाणु के हाइड्रोजन परमाणु के मध्य अंतराणुक हाइड्रोजन बंध बनते रहते हैं। इसी प्रकार से फिर दूसरी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से अंतराणुक हाइड्रोजन बंध बनने से बीटा परत संरचना प्राप्त हो जाती है। मतलब इसमें जो होता है एल्किल मूलक का आकार छोटा होता है और जिससे श्रृंखला टेढ़ी मेढ़ी होती है और इसमें अंतराणुक हाइड्रोजन बंध बनता है। तो इस प्रकार से देखिए एल्किल मूलक काफ़ी छोटा होता है और इससे नाइट्रोजन कार्बन से नाइट्रोजन और इस CO से हाइड्रोजन बंध का निर्माण हुआ। आप यहाँ देख रहे होंगे ये अंतराणुक हाइड्रोजन बंध हुआ बना है। और इस प्रकार से प्रोटीन की बीटा प्लेटेड सीट संरचना है। अब यहाँ देखते हैं तृतीयक संरचना प्रोटीन की। तो प्रोटीन की जो तृतीयक संरचना में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला अनेक बार कुंडलित होती है और मुड़कर त्रिविमीय संरचना बनाती है। यह संरचना प्रोटीन की संपूर्ण आकृति निर्धारित करती है। प्रोटीन की तृतीयक संरचना के निर्माण में कुछ बंध जैसे हाइड्रोजन बंध, आयनिक बंध, जल विरोधी अन्योन्य क्रिया डाइसल्फाइड सेतु बंधों का निर्माण महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रोटीन की दो महत्वपूर्ण तृतीयक संरचना है, रेशेदार संरचना, कणिकामय संरचना। मतलब दो महत्वपूर्ण संरचना क्या है, रेशेदार और कणिकामय संरचना है। कणिकामय संरचना जो होती है गोलाकार होती है और जल में विलय होती है। सामान्य ताप पर तथा pH पर प्रत्येक प्रोटीन ऐसी आकृति ग्रहण करती है जो ऊर्जा के दृष्टिकोण से अधिक अस्थायी होती है। इस आकृति को प्रोटीन की मूल अवस्था कहते हैं। जो प्रोटीन की संरचना है वो मतलब एक तरह से आप उसको फिगर को वहाँ देखेंगे तो आपको जैसे हमने प्राथमिक संरचना को दिखाया ऐसे इसी प्रकार से घुमावदार स्ट्रक्चर फॉर्म में नहीं प्राप्त किया गया। और प्रोटीन की चतुर्थक संरचना देखते हैं। कुछ प्रोटीन दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का सम्मिलित रूप होते हैं जिन्हें हम प्रोटोमर करते हैं। और ये प्रोटोमर समान या भिन्न हो सकते हैं जो परस्पर हाइड्रोजन बंध, स्थिर वैद्युत बल तथा वार्नर अन्योन्य क्रिया द्वारा जुड़े रहते हैं। प्रोटोमरों की संख्या का निर्धारण तथा इनकी पारस्परिक अंतराकाशीय व्यवस्था को चतुर्थक संरचना समूहित प्रोटीन अणु में संदर्भित करती है। अतः केवल इस स्तर पर प्रोटीन मल्टीमेरिक होती है तथा इनके अणु अपेक्षाकृत बहुत बड़े और जटिल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप लीजिए तो हीमोग्लोबिन को माना जा सकता है कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो चतुर्थक प्रोटीन का उदाहरण। इसमें देखिए दो ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक प्रोटीन की बीटा प्लेट संरचना और एक अल्फा कुंडलीय संरचना ज़्यादातर पूछता है स्ट्रक्चर सहित स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो आप इसको तैयार करिएगा बोर्ड की दृष्टि से। तो आज यही तक, धन्यवाद।